Hey friends, good evening. This is Akash Chandra. Today we are going to start. The chapter name is Agriculture, that is related to the geography of class 10th. So let's start. In the class, I have explained about types of farming, and we have discussed about the subsistence farming and also the commercial farming. In the subsistence or primitive subsistence farming, we discussed that how this method of agriculture implemented. So far we have discussed it is a slash and burn agriculture. Primitive subsistence farming, it is a slash and burn एग्रीकल्चर. इसका मतलब है एक जगह को हम लोग एक पैचेस ऑफ लैंड को साफ करते हैं और फिर वहां पे खेती करते हैं. ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था आज क्लासेस में. उसके बाद हमने कमर्शियल फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग एंड व्हाट वी हैव डिस्कस. हमने बताया था कि इन द कमर्शियल फार्मिंग वी यूज हाई modern inputs, example for HYV seeds, okay, chemical fertilizers. These things we have discussed in the class. So let's move to the next topic. So the next topic is cropping pattern. Today we will discuss about the cropping pattern only. Okay students, तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है किस तरह से खेती की, उसका तरीका क्या है, पैटर्न कौन सा है. तो अगर हम इंडिया की बात करें स्टूडेंट्स, इफ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया में 3 तरह का क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो होता है. जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर आप हल्के से किसी गांव से संबंधित हो तो आप इस बात को और अच्छी तरह से समझोगे. इफ यू आर रिलेटेड फ्रॉम अ रूरल एरिया यू विल अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम दिस. ओके, आपको पता है कि गांव में जो है 3 तरह की फसलें की जाती हैं, एक रबी, खरीफ और एक जायद, है ना. रबी, खरीफ और जायद की फसल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी को स्टार्ट करते हैं. रबी की फसल हमने डिस्कस किया था कि रबी की फसल के बारे में. रबी की फसल जो है यह अक्टूबर और दिसंबर के बीच बोई जाती है. ठीक है, और ये अप्रैल से जून के बीच इसको काट लिया जाता है. इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर द व्हीट, बार्ले, पास, ग्राम एंड मस्टर्ड. दीज आर द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स. ओके, तो आपको इसी पैटर्न में याद करना है. यू हैव टू बी लर्न इन दिस पैटर्न. खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून in different parts of the country and these are harvested in the September to October. खरीफ क्रॉप ऐसी फसल होती है जो मानसून के ऑनसेट होने पर, मानसून के आने पर बोई जाती है और ये सितंबर और अक्टूबर वर्षा के टाइम में ये काट ली जाती है. ठीक है, हार्वेस्टेड कर ली जाती है. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. दीज आर द सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस इन द क्लासरूम. ये सब हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. ठीक है, रबी, खरीफ, जायद, ये सब हमने डिस्कस किया था. अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मूव ऑन करते हैं. जो मेन टॉपिक है वो है मेजर क्रॉप्स. ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर क्रॉप्स. मेजर मींस होता है मुख्य, क्रॉप मींस होता है फसल. तो मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं उनको एक बार आप लोग समझ लो. तो आप लोगों को जैसा पता होगा, मेजर क्रॉप्स में इंडिया में क्या आता है? राइस आता है, व्हीट आता है, मिलेट्स आता है, पल्सेस आते हैं, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा. ठीक है, ये चावल, गेहूं, ठीक है, इस तरह की खेती जो है मेजर क्रॉप्स. अगर हम राइस की बात करें तो राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप. आपको पता है कि स्टेपल फूड क्रॉप है. स्टेपल फूड क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसका चारा हम लोग अपने पशुओं को खिला सकते हैं. ठीक है, तो आर कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. ये आपको याद रखना है. ये जो आपका पोजीशन है ये जरूर याद रखनी है. ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. चाइना के बाद हमारे देश का दूसरा स्थान है इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ द राइस. इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. भैया इसको आप जैसे पता है भैया, अब तो हम इसके टेम्परेचर के लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट सेज दैट इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स द हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड हाई ह्यूमिडिटी. एंड यू हैव टू बी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स दैट the humidity is also record high level. ठीक है, humidity means क्या होती है? आर्द्रता. it means जो आपकी एयर है उसमें कितना मॉइस्चर है, एयर में मॉइस्चर कितना क्वांटिटी है, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं. ठीक है, हवा में नमी की मात्रा कितनी है. तो हवा में नमी की आवश्यकता ज्यादा होती है जब चावल या की खेती करते हैं. जैसा आपको पता होगा ये मेनली बरसात के मौसम में की जाती है जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, है ना.
और ह्यूमिडिटी का मतलब ही यही होता है, जब लोगों को पसीना आता है इसका मतलब ये होता है कि एयर अपने आप में 100% वाटर को कंज्यूम करके रखती है, इसका मतलब एयर ह्यूमिड ज्यादा है ना, तभी लोगों को पसीना आ रहा है, ठीक है। इट इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये आपको पता है एरिया, एंड कोस्टल एरिया ऑफ द डेल्टाइक रीजन्स में ये इसके क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पे ये होता है राइस, ठीक है। नेक्स्ट है वीट। स्टूडेंट्स, वीट मींस क्या होता है? गेहूं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरियल क्रॉप है, आपको पता है गेहूं का कितनी खपत है भारत में। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। आप जानते हो, जैसा कि आप लोग नॉर्थ इंडियन हो, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में ही आता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? गेहूं तो प्रयोग करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस रवि क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग। आपको पता है भैया, ये एक रवि की फसल है जिसको हम लोग अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं और दिसंबर तक इसको बो सकते हैं, ठीक है। 50 टू 75 डिग्री सेंटीमीटर ज्यादा, और इसकी बुवाई के टाइम पे रेनफॉल ज्यादा नहीं चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर, और ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। जब ये पकता है तब एकदम उजाला, पकने के टाइम पे याद करो भाई, इसको क्या हम लोग किताब में पढ़ेंगे। गेहूं आपने देखे नहीं है, जब पकता है अप्रैल और उसमें मई, उसमें मार्च में, तो सूरज एकदम चमकता है। वीट ग्रोइंग रीजन्स आर द गंगा सतलज के मैदान में वीट ग्रोइंग रीजन्स हैं, वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेन। आगे हैं बच्चों मिलेट्स, ठीक है। तो मिलेट्स में आप लोग जानते हो जो है ज्वार, बाजरा, रागी आर इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। दीज हैव वेरी हाई न्यूट्रिशियल वैल्यू होती है, इनमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, ये तो आप जानते होंगे बच्चों। आगे है बच्चों पल्सेस, दालें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस। इंडिया जहां पे प्रोड्यूसर है वहीं पे भैया कंज्यूमर भी है ना। प्रोड्यूसर के साथ कंज्यूमर भी है, तो ये भी भाई सोचना पड़ेगा एज यही, इसलिए वो कह रहा है, ठीक है, कि भैया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसी के साथ भैया कंज्यूमर भी है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेजिटेरियन डाइट। भाई पल्सेस से हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है ना, और ये डाइट को एकदम बढ़िया करता है, ठीक है। दीज नीड्स लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। इसमें मॉइस्चर की कम आवश्यकता होती है और ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। मेजर प्रोड्यूसर आप लोग पढ़ लेना स्टूडेंट्स, कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ओके। फ्रूट क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ठीक है, इनके अलावा जो अन्य फूड क्रॉप्स होती हैं ग्रीन अनाज के अलावा, जैसे गन्ना आपने देखा होगा, शुगर केन है ना, जो गन्ने का जूस आप पीते हो ना रस ऐसे, वो आपने देखा होगा। तो इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ये क्या है? ट्रॉपिकल है, उसी के साथ सब ट्रॉपिकल फसल भी है। ट्रॉपिकल आप जानते हो ना, विश्वत्रेय की है ना, और ठीक है, या इसको हम उस ट्रॉपिकल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिकल आप जानते हो ना, ट्रॉपिकल, ठीक है। मतलब जैसे आप ने देखा होगा, ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास का एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं ना। तो शुगर केन को हमने समझ लिया, इट ग्रोस इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। भैया जब इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वह हॉट तो होगा ही, साथ में साथ ह्यूमिड भी होगा। क्लाइमेट विद द टेंपरेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू द 100 सेंटीमीटर, इसमें एनुअल रेनफॉल चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जानते हैं उत्तर प्रदेश में खूब गन्ना होता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बिहार, पंजाब और हरियाणा है इसका। Oil seeds, the oil seeds covers approximately 12% of the total crop area of the country। पूरे देश का टोटल 12% क्षेत्र पर ऑयल सीड्स होता है, ठीक है। ऑयल सीड्स में आप लोग जानते हैं क्या क्या आता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? कुकिंग का एक माध्यम है, एक मीडियम है कुकिंग का, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है भैया ये इसके लिए, और ये एक रॉ मटेरियल है किसके लिए? भाई सोप इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, सोप इंडस्ट्रीज के लिए। आगे ऑयल सीड्स हमने समझ लिया, ठीक है। सोप इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज, इनके लिए एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है विद्यार्थियों। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द प्लांटेशन। प्लांटेशन की जो फसलें होती हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं। प्लांटेशन में टी आती है। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सबको पता है प्लांटेशन का एग्जांपल है, और ये एक बेवरेज क्रॉप है जिसको ब्रिटिश लोग इंडिया लाए थे। ये भारत की असल में इंडिजीनियस क्रॉप नहीं है स्टूडेंट्स, है ना, भारत की मिट्टी से जो उपजी हो नहीं गई है, इसको ब्रिटिश लोग लाए थे। तो इसको क्या आवश्यकता है? इट रिक्वायर्स अ वार्म एंड मॉइस्ट, इसको कैसा? वार्म
एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, गर्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया एकदम से कोहरा छा रहा हो, इस तरह का क्लाइमेट इसको नहीं चाहिए, इसलिए कह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मैंने क्या बोला था, हमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद करना है, इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो असम, आपको पता है, चाय असम में, दार्जिलिंग में, है ना, ये यहाँ की तो बहुत फेमस है, असम की और दार्जिलिंग की चाय। जलपाई, बंगाल के एक जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, वहां पे भी होता है, तमिलनाडु एंड केरला में, ठीक है। कॉफी आप लोग जानते हो, बेसिकली साउथ इंडिया में होता है कॉफी। इंडिया इज कॉफी नोन एज द वर्ल्ड इट्स गुड क्वालिटी। बट इंडिया में जितनी भी कॉफी होती है, जितनी भी होती है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हो, पर जितनी भी होती है वही गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी कर्नाटका। नीलगिरी हिल्स, जैसा कि आप लोग जानते हो, कर्नाटका में है, केरला एंड तमिलनाडु में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंडिया, अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मीन्स जो बागवानी फसलें हैं। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, है ना, जिनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो भारत जो है दोनों तरह के ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट, मतलब ऐसे फल भी उगाता है भारत जो ट्रॉपिकल एरिया के, जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहलाते हैं, और कुछ ऐसे जो ठंड में उगने वाले फल हैं, उन्हें भी भारत उगाता है। इंडिया इज प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल, क्योंकि आप लोग जानते हो भारत कुछ इस तरह से फैला हुआ है। अब भारत कोई ऐसा नहीं है भाई, सब कॉन्टिनेंट है ना। तो जैसा आप जानते हो, भारत 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो यहाँ से यहाँ तक भारत फैला हुआ है, और भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो भी काफी है भाई साहब। तो टोटल कितनी है, 3214, 3214 किलोमीटर तक भारत फैला है। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि भारत में जो धरातलीय स्थिति है वो भी भाई डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना। कहीं पर भाई प्लेट्यू, कहीं पर प्लेन, कहीं पर नदियां, कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पे एकदम बर्फ पड़ रही है, इस तरह से। इसीलिए इंडिया में दोनों तरह के जो फल उगाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। टोटल पूरी दुनिया की 13% वेजिटेबल भारत उगाता है। अब आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। जैसे ये आप जानते हो, नॉन फूड क्रॉप्स में जो कमर्शियल चीजें होती हैं, जैसे रबड़ है, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। रबड़ के लिए आपको क्या है, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप है, ठीक है। बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में भी हम इसको उगा सकते हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, ये याद कर लेना, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। रेनफॉल इसके लिए ज्यादा चाहिए भाई, 200 सेंटीमीटर के करीबन रेनफॉल चाहिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से के बीच इसमें टेम्परेचर चाहिए। इसका उगाने वाले स्टेट को याद कर लेंगे, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, गारो हिल्स ऑफ मेघालय है। ये इसके मेन स्टेट हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं। फाइबर क्रॉप्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। फाइबर आप जानते हो, रेशे वाली फसलें, ठीक है, रेशेदार फसलें जिनको कहा जाता है, इनको फाइबर, ये फाइबर क्रॉप्स हैं। तो फाइबर क्रॉप्स की अगर आप बात करें तो कॉटन है, जूट है, हेम्प है, नेचुरल सिल्क है, और द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स जिनसे हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉटन से समझते हैं। इट इज अ खरीफ क्रॉप, ये याद कर लेना, कौन सी रबी है कौन सी खरीफ है। कॉटन खरीफ क्रॉप है। ये ड्रायर पार्ट्स में उगाई जाती है जहां पर ज्यादा बारिश ना होती हो, और इसके लिए ब्लैक मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी में सबसे सर्वोत्तम उगाई जाती है, इसलिए डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज्यादा ये उगाई जाती है। इट रिकॉर्ड्स हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। भाई डेक्कन प्लेट्यू आप जानते होंगे, इस वाले भाग को डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं भारत के, ठीक है, महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक। इट रिकॉर्ड्स हाई टेम्परेचर, जैसा कि आप जानते हो, हाई टेम्परेचर मतलब साउथ इंडिया में, है ना, एंड लाइट रेनफॉल की आवश्यकता होती है, और इरिगेशन मतलब कम पानी की आवश्यकता होती है। फ्रॉस्ट फ्री 210 ऐसे दिन चाहिए जिसमें कोहरा ना छाया हो, बादल, मतलब कोहरा ना हो। 210 दिन ऐसे चाहिए 365 दिन में से जिसमें कोहरा ना छाया हो, इसलिए कह रहा है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन इट्स ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के लिए एकदम सूरज चमकते रहना चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो मैं कहता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने चाहिए, कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा मेजर प्रोड्यूसिंग करते हैं, तो भैया महाराष्ट्र, आपको पता ही होगा, आपने सफर भी किया होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन उगाई जाती है। इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब एंड सो ऑन, आप देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से अब आगे चलते हैं, जूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जूट, जूट जो फसल है ये आपने देखी होगी गांव में, जो हम लोग देखते हैं कभी कभी। अब तो टाइम हो गया, पहले बम्बे में काट के डाल दी जाती थी, है ना,
जूट आपने देखा होगा, सन टाइप से, सन की रस्सी देखी होगी, ये वही है। इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स, जो जितनी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें ये उगाई जाती है। इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, और बाढ़ वाले एरियो में जहाँ पे नई नई मिट्टी हर साल बनती है। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ बंगाल, बिहार, असम। बंगाल में तो बहुत जूट होती थी और जूट के कारखाने भी काफी थे, अब तो बंद हो चुके हैं। ठीक है, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। इट इज यूज्ड इन मेकिंग, भाई बोरी बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, धागा बनाने में, कारपेट बनाने में, ये तो आपने देखी होगी, सन की रस्सी, सन की बोरी। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए थे? ठीक है भाई, कृषि के विकास के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल और कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए थे? मोर देन 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। आप जानते हो भारत की 60% से ज्यादा आबादी कृषि पर डिपेंड करती है दोस्तों, इतना तो आपको पता होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सच एज द कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा वेर गिवन इन द प्रायोरिटी। जैसा कि हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, भारत ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म लाए थे। उन लैंड रिफॉर्म में से एक सबसे पहला था एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी। ठीक है, जो जमींदारी का अंत करना था, जिसमें हमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी। ठीक है, जो गरीब किसान थे उनको भी हमें जमीन देनी थी। तो ये सब रिफॉर्म किए गए थे। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, भाई किसके पास जमीन है, कौन उसका मालिक है। और कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी किए गए थे, संस्थागत सुधार भी किए गए थे इस तरह से। इन 1960, 1960 से और 1970 के टाइम में टेक्निकल रिफॉर्म सच एज द ग्रीन रेवोल्यूशन, भाई हरित क्रांति आई। आप जानते हो हरित क्रांति के जो फादर हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन आल्सो इंट्रोड्यूस, और व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब दुग्ध क्रांति, और जिसके वर्गीस कुरियन जिसके फादर हैं, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे कृषि में काफी सुधार हुआ। और वह जब आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन आई तब HYV सीड्स का इंट्रोड्यूशन हुआ, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है। जो आप देखते हो ना, इतनी बड़े बड़े भाई भुट्टे आ रहे हैं, है ना, जो फसल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वो ये HYV सीड्स और कुछ नहीं। इन 1980, 1990s वेरियस प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस भी लाई। भाई 1980, 1990 के दौरान भाई क्रॉप इंश्योरेंस मतलब फसलों का अब क्या हुआ, बीमाकरण भी होने लग गया। अगर फसल बर्बाद होती है तो आपको बीमा कंपनी उसका पैसा देगी। स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी बनाई गई, जिसमें काफी किफायती दर पर किसानों को लोन दिया जाता था और मोर्टगेज भी कम था जिसमें। एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द फैसिलिटीज ऑफ फार्मर एंड लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। आप जानते हो किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना की गई। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान अब लोन ले सकते थे। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PIS और सम अदर स्कीम्स, इन्हें याद करना है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बेनिफिट फॉर द फार्मर्स। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, किसानों के लिए स्पेशल वेदर बुलेटिन भी स्टार्ट किए गए, जिसमें मौसम की जानकारी दी गई। एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स वेर इंट्रोड्यूस, है ना। रेडियो एंड टेलीविजन पे, आकाशवाणी कार्यक्रम में काफी किसानों के कार्यक्रम स्टार्ट किए गए स्टूडेंट्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, इसके तो आप जानते हो जो आंदोलन होता रहता है MSP के लिए, सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ, कि भाई किसानों को लोग को MSP की आप गारंटी दो। रेम्यूनरेशन एंड द procurement prices for important crops to check the exploitation of farmer by the speculators and middlemen। ठीक है, इस तरह से ये कुछ प्रयास किए गए। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। कंट्रीब्यूशन क्या है ऑफ एग्रीकल्चर का, कंट्रीब्यूशन क्या है टू द नेशनल इकोनॉमी में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, और कितना इसने एम्प्लॉयमेंट दिया है और क्या इसका आउटपुट निकला है। ठीक है, 2010 और 2011 की बात करें तो 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया वाज एम्प्लॉयड इन द फार्म सेक्टर। बताओ, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल 52% लोग अभी भी एम्प्लॉयड थे। बताओ यार, ये तो बात 2010-2011 की डेटा देखो। 52%, जहां हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंपनियों में नौकरी करेंगे, वहीं यहाँ करेंगे, वहां पे खेती 52% लोगों को रोजगार दे रही है। इंडिया GDP ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स बट इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। दैट्स व्हाई कृषि इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फूड सिक्योरिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, किस तरह से खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम लाए गए। फूड सिक्योरिटी, द गवर्नमेंट डिजाइन नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम लाए हैं सरकार ने, बहुत सारे राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य कार्यक्रम सरकार ने बहुत सारे इंप्लीमेंट किए हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन।
भाई फूड सिक्योरिटी में दो चीज आती हैं, एक है आपका बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है सर, ठीक है, सरकार को, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें हमें राशन वासन मिलता है, एक वो हमें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। ये फूड सिक्योरिटी के लिए, और फूड सिक्योरिटी के लिए भारत ने एक केंद्रीय स्तर की एक संस्था स्थापित की है जिसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स वेयर इज द, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। तो दोस्तों स्टूडेंट, इसके लिए बहुत सारे बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किए, जैसे बफर स्टॉक है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोक्यूरिंग एंड स्टॉकिंग द फूड ग्रेन्स वेयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज एंश्योर्ड बाय द पब्लिक। पीडीएस आप जानते हो, जो राशन वासन हम लोग डील करते हैं उससे संबंधित है। पीडीएस इज अ प्रोग्राम व्हिच प्रोवाइड्स अ फूड ग्रेन एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एट अ सब्सिडी प्राइसेस। सब्सिडी मतलब छूट से जो आपको जैसे राशन लेने जाते हो वही तो है सब्सिडी प्राइसेस, उसमें पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फॉलोड किया जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल, इससे क्या होता क्या है, इनसे सोचो ना, तो इससे क्या होती है, फूड सिक्योरिटी मिलती है लोगों को, और कुछ नहीं होता है। एंश्योर एबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल, जो एकदम गरीब लोग हैं उनको एंश्योरिटी मिलती है खाने की। द पुअर शुड हैव एक्सेस टू फूड, गरीब लोग फूड को एक्सेस कर सकते हैं। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ कर सकते हैं। फिक्सिंग सपोर्ट प्राइस ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्राइस फिक्सिंग में हेल्प कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, भाई ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था का। ग्लोबलाइजेशन आप जानते हो ना, जो क्या हो रहा है भैया, सार्वभौमिकरण हो रहा है ना पूरा, मतलब कोई फसल आप, मैं जैसे कोई फसल चाइना में हो रही है, उसको मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो वाली चीज हम इंडिया में भी उपभोग करें, वो वाली फसल हम इंडिया में भी उपभोग करें, वही होता है ग्लोबलाइजेशन, और कुछ नहीं होता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन, तो कोलोनाइजेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ था, क्योंकि वो लोग अलग अलग फसलें लाए थे, है ना, कोलोनाइजेशन के टाइम में। और कोलोनाइजेशन आप जानते हो, जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पर शासन किया था, जब एक व्हेन अ पावरफुल कंट्री रूल्ड ओवर अ वीक कंट्री, उसको कहते हैं कॉलोनियल रूल। तो उस टाइम पे अलग अलग फसलें वो लोग लेके आए थे, है ना, इंडिया में। ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश पीरियड कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसी के टाइम पे इंडिया से बहुत सारी फसलें वहां ले गए। जैसे ब्रिटिश टाइम, उस कॉलोनियल रूल के टाइम में वो लोग कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे, मतलब ब्रिटेन लेके जाते थे। आफ्टर 1990 1990 आफ्टर 1990 1990 के बाद द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोर्ट न्यू चैलेंजेस अंडर द ग्लोबलाइजेशन। 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत भारत के किसानों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोग इतने एडवांस नहीं हो पाए। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया नॉट एबल टू compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries। भारत के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे आर नॉट एबल टू compete with the developed country, जो विकसित देशों के जो प्रोडक्ट थे उनके साथ compete नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि वहां पे हाईली एग्रीकल्चर में सब्सिडी मिलती थी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रेवोल्यूशनरी इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग नाउअडेज। भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग आप जानते हो ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से, आपने बायोलॉजी का वर्ड पढ़ा होगा, भाई किस तरह से एक फसल से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके जीन्स में बदलाव किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो फैशन इन दिस डे। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल आप लोग पता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या ऑर्गेनिक सब जो प्रोडक्ट है उनको इस्तेमाल करेगी, जो जिन पे ज्यादा पैसा है वो लोग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही अपना रहे हैं भाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो फैशन इन दिस डे बन चुका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, हेंस इट डज नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, और ये ना तो ही एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, ठीक है स्टूडेंट, और ये जरूरी है। एनवायरनमेंट का ह्रास हो रहा है, उससे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनानी चाहिए। Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crops which will increase incomes and reduce the environment degradation simultaneous। भारतीय किसान, उनको अपनी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अलग अलग बदल बदल के खेती करनी चाहिए, है ना, इससे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में कमी आएगी, ठीक है, और क्रॉपिंग मिट्टी की में सुधार भी होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी सुधार होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच। चैप्टर कंप्लीट हुआ।